बच्चों, आज हम बात करेंगे कि मौद्रिक नीति के माध्यम से हमें किन लक्ष्य चर राशियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो लक्ष्य चर राशियाँ हैं उनकी विवेचना अपन करें तो सबसे पहली लक्ष्य चर राशि है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति के संबंध में M1 और M3 और रिजर्व मुद्रा इनका विवेचन किया जाता है। मौद्रिक और साख नीति में M3 की वार्षिक वृद्धि दर को एक निश्चित राशि तक सीमित करने पर बल दिया जाता है, लेकिन कुछ मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या रिजर्व मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए विशेष जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा गुणक से मिलकर मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करती है। इसलिए रिजर्व मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति मुद्रा गुणक के अनुपात में बढ़ जाती है। M3 जब उच्च शक्ति मुद्रा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखते हैं कि M3 इज इक्वल टू स्मॉल m3h होता है, जहाँ M3 कैपिटल M3 विस्तृत अर्थ में मुद्रा की पूर्ति है और स्मॉल m3 मुद्रा गुणक है और h रिजर्व मुद्रा है। तो विदेशी मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव को निरस्त करना भी ज़रूरी होता है। दूसरा है बैंक साख को सीमित करने पर जोर दिया जा सकता है। मुद्रास्फीति पर बैंक साख की वृद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण पर बल देना जरूरी हो जाता है। साख का प्रसार मुद्रा के प्रसार जैसे प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए इसके नियोजन, आवंटन, लागत इन सब के ऊपर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरी हमारी जो लक्ष्य चर राशि है वो है ब्याज की दर। भारत में विभिन्न प्रकार की ब्याज की दरें पाई जाने की स्थिति से हमारे यहाँ की व्यवस्था काफ़ी पेचीदा हो गई है, लेकिन मौद्रिक नीति में ब्याज की दर का केंद्रीय स्थान होता है। ब्याज की दर का बचत पर प्रभाव पड़ता है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से ब्याज की दर घटती है, जिससे निवेश बढ़ता है, जिससे बचत पर प्रभाव पड़ता है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से ब्याज की दर घटती है, जिससे निवेश बढ़ेगा और उत्पादन और आमदनी में वृद्धि के रूप में इस पर प्रभाव दिखेगा। इसलिए ब्याज की दर के संबंध में निर्णय लेने से मौद्रिक नीति प्रभावित होती है। ब्याज की मौद्रिक दर और मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर के आधार पर ब्याज की वास्तविक दर निकाली जाती है। भारत में वास्तविक ब्याज की दर ऊंचा होने से निवेश को बढ़ाने में कठिनाई होती है। मौद्रिक अर्थशास्त्री मानते रहे कि मुद्रा नीति में यदि किसी एक चर राशि के नियमन की दृष्टि से चुनना हो तो रिजर्व मुद्रा या H का स्थान सबसे ऊपर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत भल्ला का मत इससे भिन्न है। उनके अनुसार M3 की वृद्धि दर को नियंत्रित करने पर जोर न देकर अन्य तत्वों जैसे विनिमय की दर, साख की उपलब्धि, साख की लागत आदि पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। उनका कहना है कि आजकल कहीं भी M3 की वृद्धि दर को मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं बनाया जाता है। इस संबंध में पहले की तुलना में वर्तमान में स्थिति काफ़ी बदल गई है और ये बदलाव निरंतर जारी है। मौद्रिक नीति के विश्लेषण में
जिन गतिविधियों को या जिन अस्त्रों को काम में लिया जाता है वो हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। वो हैं हमारी बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, फिर इसके अलावा चयनित साख के नियंत्रण जिसमें न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, उधार की अधिक सीमाएं, उधार की न्यूनतम दरें, फिर साख नियोजन और साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन और साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, साख मॉनिटरिंग की व्यवस्था, ये सारी अस्त्र हमारे मौद्रिक नीति के अस्त्र माने जाते हैं। अब मौद्रिक नीति की सीमाओं की बात हम करें तो मौद्रिक नीति की हमने देख लिया कि ये मुद्रा की पूर्ति से संबंधित नीति है जिसमें मुद्रा और साख दोनों नीतियों को काम में लिया जाता है। इसको मौद्रिक और साख नीति हम कहते हैं और इसके अस्त्र भी हमने देख लिए और इसको किस तरह से हम इस मौद्रिक नीति से क्या करना चाहते हैं, किन लक्ष्य चरों को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करें मौद्रिक नीति की सीमाओं की। मौद्रिक नीति विकसित और विकासशील देशों में प्रयोग करके आर्थिक उतार चढ़ावों की समस्या का हल करने के लिए काम में ली जाती है। इसलिए मौद्रिक नीति का आर्थिक नीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिसमें सबसे पहली है कि ये निवेश की कुल मात्रा को तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये निवेश की बनावट या संरचना को व्यापक रूप से प्रभावित नहीं कर पाती है। आर्थिक क्रिया के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रभावित करने के लिए सरकार को अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी कमी जो इसकी है वो है कि ये अकेली मौद्रिक नीति और साख नीति किसी समस्या का पूरा समाधान नहीं कर सकती। इसे राजकोषीय नीति के साथ लागू करने से ज़्यादा सफलता मिलती है। सरकार को सस्ती मुद्रा नीति के साथ कठोर राजकोषीय नीति लागू करने पर ज़्यादा सफलता मिल सकती है और मिलती भी है। ब्याज की दर कम करने से निवेश बढ़ता है, लेकिन राजकोषीय घाटा और राजकोषीय घाटे को भी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा भी कम किया जाना आवश्यक है, अन्यथा आर्थिक समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाता है। तीसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि मौद्रिक नीति की सफलता के लिए बैंकिंग प्रणाली का विकसित और सुदृढ़ होना आवश्यक होता है, ताकि केंद्रीय बैंक की नीति का पालन सभी बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जा सके और उसके उत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। देश में संगठित मुद्रा बाजार होने से मौद्रिक नीति को लागू करने में आसानी रहती है, लेकिन अगर मौद्रिक बाजार असंगठित है, जैसा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ साहूकार महाजन आदि ये साख का कार्य करते हैं, साख देने का या उधार देने का कार्य करते हैं, वहाँ मौद्रिक नीति को लागू करने में कठिनाई आती है। चौथा है मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है, जैसे मूल्य स्थिरता के उद्देश्य की पूर्ति का विकास की ऊंची दर के उद्देश्य से तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है। और इसी तरह मूल्य स्थिरता और विनिमय दर की स्थिरता को एक साथ प्राप्त करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में गैर मुद्रीकृत क्षेत्र का दायरा काफ़ी बड़ा होता है, जिससे मौद्रिक और साख नीति को अपना प्रभाव दिखाने में कठिनाई होती है। गैर मौद्रीकृत क्षेत्र पुरानी परंपरा पर चलता है, अतः देश का मुद्राकृत क्षेत्र के बढ़ने से मौद्रिक नीति की सफलता के अवसर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है मौद्रिक नीति मंदी की समस्या का समाधान निकालने में उतनी सफल नहीं हो पाती जितनी ये आर्थिक तेजी की समस्या का समाधान निकालने में हो पाती है, क्योंकि मंदी का संबंध भावी प्रत्याशाओं से होता है। जब तक भावी प्रत्याशाओं को उत्साहवर्धक नहीं बनाया जाता है तब तक मंदी को दूर करने में कठिनाई आती है। और लास्ट कठिनाई जो लास्ट ड्रॉबैक जो इसका है सीमा मौद्रिक नीति की जो है वो है मौद्रिक नीति के उद्देश्य, दृष्टिकोण व कार्य क्षेत्र में विकसित व विकासशील देशों के अनुसार काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इतनी इन सब मर्यादाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक और साख नीति की प्रत्येक देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और केंद्रीय बैंक को देश की आवश्यकताओं के अनुसार एक लचीली और प्रगतिशील मौद्रिक नीति के निर्धारण का सतत प्रयास करना चाहिए, तभी आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन नेक्स्ट लेसन देखेंगे।